अम, नमस्कार। डॉक्टर शालिनी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर मार्कंडा नेशनल कॉलेज, शाहबाद मार्कंडा। आज मैं आपके साथ साझा करूंगी यूनाइटेड नेशंस के बारे में। हमारा जो थर्ड ईयर है, बीए थर्ड ईयर, उसमें हमारा जो एक एग्ज़ाम है थर्ड ईयर का, जो हमारा 6 सेमेस्टर है, वो हमारा पेपर यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कुछ तरह की समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन अचानक से हुआ। ऑनलाइन टीचिंग का भी अभी कोई बहुत अच्छे से प्रावधान नहीं बन पाया था। तो ऐसे स्थिति में कभी गूगल क्लासरूम के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को पूरी तरह से अवगत करवाएं अपने उस सब पाठ्यक्रम के बारे में जो उन्हें एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए ज़रूरी है। हमारा सारा पाठ्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका था, तो मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में, ताकि आप जान पाएँ इस सब पाठ्यक्रम के बारे में और एक बार फिर से आपको रिवाइज़ हो जाए वो सारा सिलेबस जो हमने क्लास में किया था, ये मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो देखिए बच्चों, पहले जैसा कि आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये 24 अक्टूबर 1945 को बना था। और इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस पूरी तरह से असफल रहा। और उसके अनसक्सेसफुल होने के पीछे बहुत सारे कारण थे जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और सबसे बड़ा कारण अमेरिका उसमें शामिल नहीं था। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस जब 24 अक्टूबर 1945 को बना, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो विषय रखा गया या सबसे इम्पॉर्टेंट जो मकसद रखा गया वो ये था कि दो विश्व युद्धों में बहुत नुकसान हुआ। ऑब्वियस है, युद्ध से कभी किसी को लाभ तो नहीं होता, हर देश को हानि होती है, कि ताकि आने वाले समय में कभी ऐसी कोई घटना घटित ना हो, यानी इस तरह के विश्व युद्ध आने वाले समय में ना हो। और संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के पीछे जो एक और मकसद था वो ये था कि राष्ट्रों के मध्य में शांति की स्थापना की जा सके, ताकि सभी राष्ट्र जो है आपस में प्रेम भावना के साथ रह पाएं और उनके बीच में शांति की स्थापना की जा सके। यूनाइटेड नेशंस, ये देखिए आप, यूनाइटेड नेशंस का ये साइन है बेटे बेसिकली। और इस साइन के बाद जो है आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे राष्ट्र इसके अंदर शामिल हैं। जब ये बना था तो इसमें जो राष्ट्र शामिल थे उनके साथ साथ अब बहुत से राष्ट्र इसमें शामिल हो चुके हैं। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके बेसिकली 6 अंग हैं, 6 ऑर्गन्स हैं इसके। सबसे पहला ऑर्गन है महासभा। ये महासभा का आपको चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। महासभा के अंदर सभी देश जो इसके मेंबर होते हैं वो सभी महासभा के अंदर शामिल होते हैं। और ये जो जनरल असेंबली है, इसमें भाग लेने वाले जो राष्ट्र हैं बेसिकली वो सभी राष्ट्र, जो जो भी देश जो है यूएनओ का मेंबर होगा वो इसका भी मेंबर होगा। और दूसरा जो इसका नेक्स्ट आप देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हम जो है फाउंडेशन, आपको मैंने बताया कैसे हुआ, पर्पस क्या था इसका बेसिकली। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन से एक बार मैं आपको ब्रीफ में पहले बता देती हूँ कि पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली, सेकंड ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएनओ का। और इसके अतिरिक्त जो थर्ड आपका जो ऑर्गन है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ इसका जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको न्यासिता परिषद भी कहते हैं। और फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और सिक्स्थ है सेक्रेटरीट, जहाँ पे सब तरह के कार्य यूएनओ से संबंधित जो है किए जाते हैं। अब हम बारी बारी से अगर इनके बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल असेंबली सबसे बड़ा अंग होता है। इसमें 193 सदस्य इस समय शामिल हैं। और बेसिकली किसी भी नए सदस्य को यदि यूएन का सदस्य बनना होता है तो उसे, किसी भी राष्ट्र को, तो उसे यूएनओ में जनरल असेंबली में ज़रूर आपको यहाँ पर जो है इनका अनुमोदन लेना पड़ता है। और उसके बाद सुरक्षा परिषद के अंदर जो इसका मुख्य कार्य जो है सुरक्षा परिषद का, वो है बेसिकली कि इसको 3 भागों में आप बांट करके कर सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में 5 देश तो वो हैं जो परमानेंटली शामिल हैं, जिनको स्थायी सदस्य बोला जाता है, और 10 सदस्य इसके जो हैं अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के अंदर मतलब टोटल 15 सदस्य होते हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य हैं इनका चुनाव 2 साल के लिए होता है।
और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन, ये 5 जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं जो परमानेंट हैं। आपको शायद पता होगा कि पिछले दिनों सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत ने भी अपनी दावेदारी को काफ़ी हद तक प्रस्तुत किया, और बनती भी है भारत की दावेदारी, क्योंकि यदि आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें और जिस तरह के कार्य भारत करता है, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की नीति तो हमारी हमेशा ही रही है, तो इस तरह से भारत ने भी अपना जो है अपनी दावेदारी को प्रस्तुत किया था। सुरक्षा परिषद के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, मैं आपको बताऊं कि उन्हें एक, ये सुरक्षा परिषद आपको दिखाई दे रही है, सुरक्षा परिषद का चित्र है। सुरक्षा परिषद को बेसिकली एक वीटो पावर का अधिकार होता है। वीटो पावर का मतलब है कि अगर 5 में से किसी भी एक मेंबर ने किसी मुद्दे पर अपनी सहमति नहीं दी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा विषय जो किसी भी एक मेंबर को पसंद नहीं है, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता और वो पूरी तरह से खारिज हो जाता है। पिछले दिनों आतंकवाद से संबंधित एक मुद्दा भारत लेकर के गया था सुरक्षा परिषद में, चाइना ने उस पर जो है अपनी मुहर नहीं लगाई, जिस कारण से ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया। हालांकि 15 में से 9 सदस्यों का सहमत होना सुरक्षा परिषद में ज़रूरी होता है किसी भी विषय को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन यदि 15 सदस्यों में से 14 सदस्य सहमत हो गए और एक सदस्य जो सहमत नहीं हुआ वो परमानेंट मेंबर में से है, तो ऐसी स्थिति में जो है सुरक्षा परिषद में उस किसी भी मुद्दे को स्वीकार नहीं किया जाता। फिर सामाजिक आर्थिक जो परिषद है, उसका जो मुख्य कार्य है वो बेसिकली यूएन के जो पिछड़े देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया गया था, और ये जो परिषद है इसमें मुख्य तौर पर 54 सदस्य होते हैं, जिन्हें 3 साल के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। और ये जो सामाजिक आर्थिक परिषद है ये विकास से जुड़े कई काम करता है, इसलिए इस परिषद के अधीन काफ़ी सारी एजेंसियां भी काम करती हैं। शायद आपने नाम सुने होंगे, जैसे यूनिसेफ, ILO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पिछले दिनों काफ़ी चर्चा हुई, और इसके अलावा और भी NGO एजेंसीज हैं जो इसके कार्य से संबंधित कार्य करती हैं। एक चौथा जो यूएनओ का पार्ट है वो है न्यासिता परिषद। ये यूएनओ आपको मैंने दिखाया, और आप ये देखिए कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो 6 अंग हैं उन्हीं में से एक अंग है बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं न्यासिता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल इसे बोला जाता है। न्यासिता परिषद यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है, और इस संघ को संरक्षण परिषद भी कहते हैं। ये परिषद अपने अंडर किए गए देशों को, अपने अधीन देशों को इस योग्य बनाने की कोशिश करता है कि वह अपना शासन खुद चला सकें, लेकिन लंबे समय से इस परिषद के अधीन या लंबे समय से कोई देश इसके अधीन नहीं आया, इसलिए 1994 में इस परिषद को समाप्त कर दिया गया। हालांकि ये 5वां जो है अंग है, ज़रूरत पड़ने पर इसका प्रयोग किया गया था पहले। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 5वां अंग है, और ये जो 5वां अंग है ये इस न्यायालय के अंदर 15 न्यायाधीश, जिन्हें महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 साल के लिए चुना जाता है, इनमें से 5 न्यायाधीशों का कार्यकाल हर 3 साल के बाद समाप्त हो जाते हैं और उनकी जगह पर दूसरे न्यायाधीशों को चुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कानूनी विवादों की पुष्टि भी करता है और सुरक्षा परिषद और महासभा को कानूनी सलाह देने का कार्य भी करता है। और इसके अतिरिक्त सचिवालय, जैसा कि आप समझते हैं कि सचिवालय यूएनओ का वो प्रशासनिक अंग है जो सचिवालय के अंदर बड़ी संख्या में कर्मचारी जो काम करते हैं वो उसको सचिवालय कहते हैं, और इसमें एक मुख्य सचिव भी होता है जिसको महासचिव कहा जाता है। तो ये देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए सभी बातें कि बेसिकली यूएनओ का क्या उद्देश्य, कैसे यूएनओ काम करता है, इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, और यूएनओ का जो कार्य करने का ढंग है वो ये है कि यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर्स माने जाते हैं, और यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके कहे बिना या उनकी इच्छा के बिना या उनके द्वारा किसी भी तरह से एक्सेप्ट किए बिना कभी भी किसी भी तरह का जो है कोई भी डिसीजन यूएनओ के अंदर नहीं लिया जा सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हालांकि यूएनओ के अंदर बाकी भी सदस्य हैं, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी। आप जैसे कि जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, हम इसके बेसिकली उद्देश्यों को ज़रूर जान लेते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है वो है मानव जाति की संतति को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थायी रूप प्रदान करना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शांति विरोधी तत्वों को दंडित करना। ये सबसे पहला एक जो मकसद है यूएनओ का होता है। और दूसरा जो मकसद है वो है समान अधिकार और समान निर्णय के सिद्धांतों को, समान अधिकार और समान आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को मान्यता देते हुए इन सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में संबंध और सहयोग को स्थापित करना। और तीसरा, विश्व की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, ये जरूरी है। चौथा, शांतिपूर्ण उपायों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारे प्रावधान जो है यूएनओ के अंदर किए गए हैं, क्योंकि पहले कोशिश की जाती है कि युद्ध तक ना पहुंचा जाए। किसी तरह से कोई भी संभावना यदि दिखाई देती है बातचीत के माध्यम से या किसी और माध्यम से, कोई मिडल, यदि कोई देश कोई बीच में आकर के किसी तरह से समझौता करवा दे दो देशों के बीच में, ये प्रयास जो है किया जाता है। और इसके अतिरिक्त पांचवा, इस सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हुए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में समन्वयकारी केंद्र के रूप में कार्य करना। ये भी यूएनओ का जो है बेसिकली मुझे दिखाई देता है कि बहुत बड़ा एक उद्देश्य दिखाई देता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को एक्सेप्ट किया जिसमें बहुत सारे बड़े देश हैं, बहुत सारे छोटे देश हैं। आप जानते हैं कि पूरे विश्व को 3 भागों में बांटा गया है, विकासशील, विकसित और अविकसित देश। इसमें सभी तरह के देश शामिल हैं, विकासशील भी हैं, विकसित भी हैं, और इसके अतिरिक्त जो है जो देश हैं अविकसित वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो सभी राष्ट्रों को बेसिकली एक जैसा अधिकार मिले, एक जैसी जो है उन्हें कार्य करने की जो उनकी शैली है। महासभा में सबको वन कंट्री इज इक्वल टू 1 मेंबर, इस सिद्धांत को माना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो मैं आपसे साझा करूंगी कि पहला तो है संघ के सभी सदस्य राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न और समान है, यानी संघ के सभी सदस्य पूरी तरह से समान है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। दूसरा है कि संघ के सभी सदस्य राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में वर्णित अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करेंगे। ये सभी देशों के लिए जरूरी है कि सभी ईमानदारी के साथ ये कार्य करें। तीसरा है संघ के सभी सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में किसी राज्य की एकता और अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी अथवा शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे। ये लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में। फिर संघ के सभी सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से करेंगे, जिससे विश्व शांति, सुरक्षा एवं न्याय की रक्षा हो सके, क्योंकि इसका उद्देश्य ही ये रखा गया था। फिर संघ के सभी सदस्य राष्ट्र संघ से घोषणा पत्र में वर्णित संघ के सभी कार्यों में संघ को सहायता प्रदान करेंगे तथा वे किसी भी ऐसे राज्यों को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संघ के द्वारा कार्यवाही की जा रही हो। यानी अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी देश के विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करने का कोई निर्णय लिया है तो कोई भी राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है उस राष्ट्र को अलग से जाकर के किसी तरह की कोई हेल्प उस तरह से नहीं करेगा जिसके लिए निषेध किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से। ठीक, उसके अतिरिक्त संघ उन राष्ट्रों से भी जो संघ के सदस्य नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो संघ के सदस्य नहीं हैं यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य नहीं हैं, संघ उन राष्ट्रों से भी घोषणा पत्र में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा वाले सिद्धांतों का पालन करवाने का प्रयास करवाएगा। मतलब अगर कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है तो भी ये कोशिश रहेगी यूएनओ की कि कम से कम उनसे संयुक्त राष्ट्र में वर्णित जो उद्देश्य हैं वे राष्ट्र उनका पालन करें। और इसके अतिरिक्त संघ किसी भी सदस्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
इंटरनल मैटर्स जो होते हैं किसी भी देश के, क्योंकि कोई भी देश ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके इंटरनल मैटर्स के अंदर जा कर के कोई जो है किसी भी तरह से इंटरवीन करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। और ये कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर किसी तरह से यदि कोई भी समस्या किसी राष्ट्र के पास है, तो राष्ट्र की यदि व्यक्तिगत समस्या है तो राष्ट्र अपने हिसाब से अपने कार्य को कर सकता है, इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत जो है नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आप देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर शामिल की गई है। और बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों के बारे में जानना, संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उसमें किस तरह से देशों को शामिल किया गया, ये सब आपके कोर्स में, करिकुलम में भी शामिल है। अगर आप जनरल नॉलेज के तौर पर भी आप देखेंगे तो आपको इन विषयों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एक बात आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि अगर आप इतिहास के झरोखे में भी देखें, युद्ध कभी भी किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी संतति के लिए कभी लाभदायक नहीं हुए। तो युद्ध कोई बहुत अच्छे नहीं है, युद्ध की विभीषिका से बचना ही चाहिए। और इस समय में जब हम कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, इस समस्या से हम जूझ रहे हैं, ऐसे समय में यदि हम यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन को समझें, तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी अक्सर कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के हम कंसेप्ट को यदि समझ जाएं और वर्ल्ड वाइड वेब के कंसेप्ट को समझ जाएं, विश्व बंधुत्व के रास्ते पर हम चल दें, यदि विश्व बंधुत्व के रास्ते पर चलते हुए हम ये चाहें कि पूरे विश्व में किसी भी देश में कोरोना ना रहे या किसी भी देश में समस्या ना रहे, इस आधार पर यदि चलते हैं तो यूएनओ का जो निश्चय है, यूएनओ के जो उद्देश्य हैं वो पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों यूएनओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर काफ़ी आरोप लगे। ये भी कहा गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो है चाइना से प्रभावित रही, कुछ आरोप लगे और चाइना से ये जो वायरस है वो पूरे विश्व में फैला, इस तरह की बातें भी थी। लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसको हम जब तक पूरी तरह से शोध करके और तथ्यों के आधार पर ना कह दें तब तक कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और विद्यार्थियों, आप इन विषयों को इस तरह से देख सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो भी आप पढ़ें, जैसा भी आप पढ़ें, उसे समझने का प्रयास करें। और मैं आपको कुछ प्रश्न जो है धीरे धीरे बताती रहूँगी इस मीडिया के माध्यम से। और मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि यूनाइटेड नेशंस बेसिकली था क्या। तो